नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे चुनाव की जो सिर्फ एक चुनाव नहीं है। ये एक क्रांति के बाद किसी देश के भविष्य का फैसला है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बांग्लादेश के 2026 के आम चुनाव की। एक ऐसा मोड़ जो तय करेगा कि देश किस राह पर जाएगा। तो सवाल ये है कि ये महज एक इलेक्शन है या उस क्रांति का आखिरी पड़ाव। देखिए, बात सिर्फ नेता चुनने की नहीं है। असल सवाल तो ये है कि क्रांति से जो उम्मीदें जगी थी, क्या वो एक मजबूत जिंदा दिल लोकतंत्र में बदल पाएंगी? पूरे देश का भविष्य सच पूछिए तो दांव पर लगा है। यहाँ तक हम पहुंचे कैसे, ये समझना भी जरूरी है। अगस्त 2024, याद कीजिए, जब एक छात्र आंदोलन, जिसे मॉनसून क्रांति कहा गया, ने 15 साल से राज कर रही शेख हसीना को सत्ता से हटा दिया। उसके ठीक बाद नोबेल विजेता मोहम्मद यूनुस की लीडरशिप में एक अंतरिम सरकार बनी। उनका काम देश को संभालना और एक फेयर इलेक्शन की जमीन तैयार करना। और अब 12 फरवरी 2026 को देश उसी ऐतिहासिक मोड़ पर खड़ा है अपना भविष्य तय करने के लिए। तो इस क्रांति ने बांग्लादेश का पूरा पॉलिटिकल मैप ही कह सकते हैं बदल कर रख दिया है। अब सवाल ये उठता है कि इस नए मैदान में सत्ता की दौड़ में आखिर है कौन कौन। सबसे बड़ी और चौंकाने वाली बात, जरा सोचिए, जो पार्टी 15 साल से सत्ता में थी, अवामी लीग, वो अब इस रेस में है ही नहीं। उन्हें आतंकवाद विरोधी कानून के तहत बैन कर दिया गया है। मतलब रातों रात एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल वैक्यूम, एक शून्य पैदा हो गया है। और अब इस खाली जगह को भरने के लिए जबरदस्त होड़ मची है। अब इस वैक्यूम को भरने के लिए 3 बड़े प्लेयर्स सामने आए हैं। सबसे पहले है बीएनपी, यानी नेशनलिस्ट पार्टी। इसके लीडर हैं तारिक रहमान और इनकी पकड़ मजदूरों और किसानों के बीच है। दूसरी तरफ है जमायते इस्लामी, जो अपने डिसिप्लिन और ऑर्गेनाइजेशन के दम पर पढ़े लिखे नौजवानों को अपनी तरफ खींच रही है। और फिर आती है एनसीपी, यानी नेशनल सिटीजन पार्टी। ये वही पार्टी है जो 2024 की क्रांति की कोख से जन्मी है और ये सीधे सीधे देश के युवाओं की आवाज है। और यहीं पर कहानी में एक बहुत ही दिलचस्प, कह सकते हैं एक अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट आता है। एक ऐसा गठबंधन बना है जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। एक तरफ छात्रों की पार्टी एनसीपी और दूसरी तरफ इस्लामी पार्टी जमात-ए-इस्लामी, दोनों ने हाथ मिला लिया है। अब सुनने में ये अजीब लगता है क्योंकि आइडियोलॉजी के लेवल पर ये दोनों बिल्कुल अलग हैं, लेकिन पॉलिटिक्स की जमीनी हकीकत कुछ और है। ये दोनों एक कॉमन एजेंडा पर साथ आए हैं, भारत के बढ़ते प्रभाव का विरोध और अपने नेताओं पर मंडराते खतरे का मुकाबला करना। और इस पूरी तस्वीर में एक आंकड़ा है जिसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। 44%। जी हाँ, देश के 44% वोटर्स 18 से 37 साल के हैं। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये अपने आप में एक आंदोलन है। ये वही पीढ़ी है जिसने 2024 की क्रांति को लीड किया था और अब इनके हाथ में बैलेट बॉक्स के जरिए उस क्रांति को अंजाम तक पहुंचाने की ताकत है। अब जैसा कि मैंने शुरू में कहा, ये चुनाव सिर्फ सरकार चुनने के लिए नहीं है। ये तो पूरे सिस्टम को, शासन करने के तरीके को ही बदलने का एक मौका है। और इसके लिए एक बहुत ही यूनिक तरीका अपनाया गया है। जब वोटर पोलिंग बूथ पर जाएगा तो उसे एक नहीं बल्कि 2 बैलेट पेपर मिलेंगे, एक सफेद और एक गुलाबी। सफेद वाला तो ट्रेडिशनल है, जिससे वो अपने इलाके का सांसद चुनेंगे। मतलब ये तय होगा कि कौन राज करेगा। लेकिन असली गेम चेंजर है गुलाबी बैलेट। ये एक रेफरेंडम है, संवैधानिक सुधारों पर एक सीधा हाँ या ना में जवाब, जो ये तय करेगा कि देश पर कैसे राज किया जाएगा। तो इस गुलाबी बैलेट में आखिर है क्या? ये जुलाई चार्टर नाम के एक रिफॉर्म पैकेज पर वोट है। इसमें 4 बहुत बड़े बदलावों का प्रस्ताव है। पहला, प्रधानमंत्री के लिए टर्म लिमिट्स तय करना, ताकि कोई एक व्यक्ति हमेशा के लिए पावर में न रह सके। दूसरा, राष्ट्रपति की शक्तियों को बढ़ाना, ताकि पावर का बैलेंस बना रहे। तीसरा, जुडिशरी यानी न्यायपालिका की आज़ादी को पक्का करना। और चौथा, पॉलिटिक्स में महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन बढ़ाना। अगर ज्यादातर लोग हाँ पर मुहर लगाते हैं, तो इसका मतलब सीधा और साफ है। जो भी नई संसद चुनी जाएगी, उसे 180 दिनों के अंदर इन सभी सुधारों को कानून बनाना ही होगा। ये जनता की तरफ से बदलाव का एक जबरदस्त मैंडेट होगा। लेकिन अगर नहीं वोट जीत गया तो फिर सब कुछ अनिश्चित हो जाएगा। क्रांति का पूरा मकसद धुंधला पड़ सकता है। ये सारे सुधार नई सरकार की मर्जी पर छोड़ दिए जाएंगे और ये खतरा हमेशा बना रहेगा कि देश वापस उसी पुराने सिस्टम की तरफ लौट जाए जिसके खिलाफ लोग सड़कों पर उतरे थे। अब ये लड़ाई सिर्फ बांग्लादेश की जमीन पर ही नहीं लड़ी जा रही है। इसका एक बहुत बड़ा मोर्चा डिजिटल दुनिया में और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी खुला हुआ है, जहां बाहरी ताकतें भी नतीजों को अपने हिसाब से मोड़ने में लगी हैं। आजकल का चुनाव प्रचार एक डिजिटल वॉर जोन बन चुका है। यहाँ एआई से बने डीप फेक्स का धड़ल्ले से इस्तेमाल हो रहा है, जिससे ये पता लगाना मुश्किल है कि क्या सच है और क्या झूठ। हजारों बॉट अकाउंट्स ऑनलाइन ओपिनियन को मैनिपुलेट कर रहे हैं। नेताओं के वीडियोस को काट छांट कर बिना कॉन्टेक्स्ट के फैलाया जा रहा है, ताकि लोगों में गुस्सा भड़के। और तो और साइबर हमलों में भारत से आए मैलवेयर के इस्तेमाल के भी गंभीर आरोप लग रहे हैं। मामला कितना गंभीर है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि अंतरिम सरकार के हेड
मोहम्मद यूनिस को खुद यूएन में जाकर विदेशी दुष्प्रचार की बाढ़ के खिलाफ चेतावनी देनी पड़ी। और डिजिटल दुनिया के बाहर असली दुनिया में भी एक बड़ी जियोपॉलिटिकल बिसात बिछी हुई है। हर बड़ा देश अपने मोहरे चल रहा है। भारत, जिसने शेख हसीना को शरण दी है, अब वो बीएनपी से भी बातचीत के रास्ते खोल रहा है। वहीं एक लीक ऑडियो इशारा करता है कि अमेरिका शायद जमाते इस्लामी को भी एक ऑप्शन के तौर पर देख रहा है। इस बीच बांग्लादेश खुद भी अपनी फॉरेन पॉलिसी को डाइवर्सिफाई कर रहा है और पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरब जैसे देशों के साथ नए मिलिट्री रिश्ते बना रहा है। तो इन सब का मतलब क्या निकलता है? आखिर ये चुनाव सिर्फ बांग्लादेश के लिए ही क्यों नहीं, बल्कि पूरे रीजन के लिए इतना अहम क्यों है? असल में ये चुनाव एक लिटमस टेस्ट है, एक ऐसा टेस्ट जिसका रिजल्ट पूरी दुनिया देख रही है। सवाल ये है कि क्या सड़कों पर युवाओं के जोश से शुरू हुआ एक आंदोलन सच में एक टिकाऊ और मजबूत लोकतांत्रिक बदलाव ला सकता है? और इसका असर सिर्फ बांग्लादेश तक ही सीमित नहीं रहेगा। इसकी गूंज दूर दूर तक सुनाई देगी। नेपाल में इलेक्टोरल इंटेग्रिटी की बहस तेज हो जाएगी। भारत के पश्चिम बंगाल और असम जैसे राज्यों में माइग्रेशन और आइडेंटिटी की पॉलिटिक्स पर इसका सीधा असर पड़ेगा। और सबसे बढ़कर भारत जैसी बड़ी रीजनल पावर के लिए ये एक बड़ी परीक्षा होगी कि वो अपने पड़ोस में हो रहे इतने बड़े बदलाव को कैसे हैंडल करता है। तो आखिर में बात घूम फिरकर एक ही सवाल पर आ जाती है, क्या एक प्रोटेस्ट मूवमेंट सिर्फ एक सरकार गिराने तक ही सीमित रहता है, या वो उससे आगे बढ़कर एक ऐसा लोकतंत्र बना सकता है जो सालों साल चले और हर नागरिक के लिए काम करे? 12 फरवरी को बांग्लादेश की जनता अपना फैसला सुनाएगी और यकीन मानिए पूरी दुनिया की नजरें वहीं